स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों ये क्लास 15 है। इससे पहले ग्लोबल आईटीआई के यूट्यूब चैनल पे सारी वीडियो पड़ी हुई है इससे पहले की, वो वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ग्लोबल आईटीआई के यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट से आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक, ये क्लास आईटीआई के फर्स्ट ईयर के सभी ट्रेड के लिए, जो जितने भी बच्चे हैं फर्स्ट ईयर के, सभी के लिए ये क्लास कॉमन होने वाली है। और इस क्लास का पीडीएफ, यदि जो भी मैं क्वेश्चन पेपर हल कराऊंगा, सॉल्व कराऊंगा, उसका यदि आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल globaliti.org वेबसाइट पे चले जाइए। आप यहां से आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और वहां टेस्ट भी दे सकते हैं। ठीक, चलिए आज का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक बार का समतुल्य पास्कल मान क्या होगा। एक बार का समतुल्य पास्कल मान क्या होगा। सबसे पहले तो ये बता दो कि बार क्या है। सबसे पहले ये बता दो कि बार क्या है। बार तो या भाई एक या दाब का मात्रक है, या दाब का मात्रक है। ठीक है, और रिलेशन होता है कि एक बार इक्वल टू 10 की पावर 5 पास्कल। 10 की पावर 5 पास्कल। ठीक है, यह रिलेशन होता है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। देखिए, पास्कल और बार ये दोनों मात्रक है दाब के, ये दोनों मात्रक हैं दाब के, और ये दोनों के बीच रिलेशन ये होता है एक बार इक्वल टू 10 की पावर 5 पास्कल। तो यहां से आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 की पावर 7 तो वो तो अर्ग वाला में होता है ना, बाकी ये सब ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखिए कि दाब की एसआई इकाई क्या है। दाब की एसआई इकाई क्या है, तो मैं आपको बता दिया था कि एसआई इकाई की दाब बराबर क्या होता है भाई। दाब का फॉर्मूला क्या होता है, दाब बराबर होता है बल बटा में क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल यही होता है ना। तो यहां से इसका एमकेएस पद्धति में क्या बना था मात्रक, इसका बना था कि न्यूटन, एक हो जाएगा यहां से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब न्यूटन को हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन को लिख सकते हैं किग्रा इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइड बाई मीटर स्क्वायर। तो ये तो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एमकेएस पद्धति में। अभी इसको काट सकते हैं, ये मीटर को काट सकते हैं, तो ये बनेगा किग्रा मीटर नहीं आ जाएगा ऊपर, किग्रा अपॉन मीटर इंटू सेकेंड, मीटर इंटू सेकेंड। ये बन जाएगा एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक। और यही किसके बराबर था, यही बराबर था 1 पास्कल के, 1 पास्कल के। तो ये जो पास्कल है, यही पास्कल तो एसआई यूनिट है, यही पास्कल तो दाब की एसआई यूनिट है। मैं पिछले वीडियो में बताया था। यदि पिछले वीडियो देखना चाहते हैं तो आप ग्लोबल आईटीआई के यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहां पे प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है वीडियो, आप वहां से आसानी से देख सकते हैं। तो दाब का एसआई मात्रक क्या बना, दाब का एसआई मात्रक बना पास्कल। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मशीन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन कौन सी है। क्वेश्चन है कि विच मशीन कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने वाली डिवाइस कौन सी है। तो ये तो आप लोग पढ़े होंगे, क्योंकि 10वीं में भी ये पढ़ाया जाता है। जनरेटर के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज दिया जाता है। जनरेटर बेसिकली क्या करता है भाई, आप लोग देखे होंगे कि आपके घर में जब भी प्रोग्राम वगैरह होता है, या फिर जो जनरली किसी के घर में लगा भी होता है जनरेटर का काम क्या होता है, जनरेटर पहले मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। मैकेनिकल एनर्जी के लिए उसको डीजल चाहिए रहता है, डीजल की सहायता से मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है और डायनेमो को घुमाता है। तो डायनेमो क्या प्रोड्यूस करता है, डायनेमो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तो यही आपसे पूछा भी है कि यांत्रिक ऊर्जा को
विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली डिवाइस को हम लोग क्या कहते हैं? जनरेटर कहते हैं। बैटरी क्या होता है? बैटरी एक तरह से ये कहिए कि बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करती है, ठीक है, या बैटरी आवेश को स्टोर करती है, ये भी हो सकता है। हीटर का तो सब लोग जानते हैं, हीटर क्या करता है? हीटर भाई इलेक्ट्रिसिटी को हीट में परिवर्तित करता है ना। बाकी आयरन बॉक्स भी आपका हीट ही जनरेट करता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि धारा की इकाई क्या है? धारा की इकाई क्या है? तो देखो, यदि जो लोग एप्लीकेशन वाले होंगे तो मैं आपको बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से पढ़ाया हूं, वहीं पे मैं आपको बताया था ओम्स का लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है? I प्रोपोर्शनल टू V, I प्रोपोर्शनल टू V होता है। तो यहां से I इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? यहां से I इक्वल टू हो जाता है V अपॉन R। यहां से I इक्वल टू हो जाता है V अपॉन R। तो यहां से फॉर्मूला क्या बनता है? V इक्वल टू IR, V इक्वल टू IR। जहां पे V क्या है? जहां पे V आपका वोल्टेज है, V वोल्टेज है, R क्या है? R प्रतिरोध है, और I क्या होता है भाई? I होता है धारा। I को कहते हैं हम लोग धारा। और यही है आपका ओम्स लॉ भी। ओम्स लॉ लिख लो यहाँ पे, या ओम का नियम, इसको लिख लो, ओम का नियम यही है, ठीक है। तो यहाँ से V का मात्रक क्या होता था? यहाँ से V का मात्रक वोल्ट होता था, और I का मात्रक आपका होता था एम्पियर, और R का मात्रक ओम होता था, है ना। तो V का मात्रक लिख लो, V का मात्रक वोल्ट, ठीक है। I का मात्रक क्या था भाई? एम्पियर, और V का R का मात्रक क्या था? R का मात्रक था आपका ओम। ये तीनों मात्रक थे, तो मात्रक आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में कि धारा का मात्रक क्या है या धारा का इकाई क्या है, तो एम्पियर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भाई देखो, जो मैं आपको थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट इधर साइड में लिखता हूँ, उसको एक बार थोड़ा सा कॉपी पेपर पे लेके लिखते रहिए, ताकि एक बार भी इधर लिख लेंगे ना, तो जितना मैं इधर लिखता हूँ उतना सफिशियंट रहता है आपके क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए या क्वेश्चन को टैकल करने के लिए। इतने से ही आप क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन होगा आप एकदम कर ले जाएंगे। तो ये सब पॉइंट थोड़ा नोट करते जाइएगा आप लोग। चलो अगला क्वेश्चन देखो, प्रतिरोध की इकाई क्या है? देखो प्रतिरोध पूछ दिया यहाँ पे, अभी मैं बताया हूं। तो यदि आप ये एक बार भी नोट कर लेंगे, तो जो पॉइंट एक बार आप नोट कर लेते हैं वो ज्यादा देर तक याद रहता है ना। अभी मैं आपको बताया हूं कि रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होगा? रेजिस्टेंस का मात्रक ओम हो जाएगा, क्योंकि V इक्वल टू IR। अभी मैं आपको फॉर्मूला बताया, यहाँ पे तीनों का मैं मात्रक भी बताया हूं। तो रेजिस्टेंस का मात्रक क्या हो जाएगा? ओम। चलो अगला क्वेश्चन देखो, किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या कहलाता है? मान लो कि एक कोई तुम्हारा कंडक्टर है, ऐसे, ठीक है। ये कोई तुम्हारा एक कंडक्टर है, और इस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रही है। करंट नहीं, इस कंडक्टर में मान लो कि इधर इस तरीके से तुम्हारा इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन यदि फ्लो कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करने के कारण ही तो आपकी धारा बहती है। इलेक्ट्रॉन फ्लो करने के कारण ही तो धारा बहती है। इसीलिए तो धारा का डेफिनेशन बनता है। धारा का डेफिनेशन क्या बनता है? कि आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। इतना तो सबको पता होगा ना कि आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो यहाँ से I इक्वल टू क्या फॉर्मूला बनता है? I इक्वल टू फॉर्मूला बनता है Q। और मैं आपसे कल ही बताया था कि कल वाली वीडियो में मैं आपको बताया था कि परिवर्तन की दर, जहां पे भी दर की यदि बात करेगा ना, तो वहां पे हम लोग T से बस डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से I इक्वल टू क्या हो गया? Q बाई टी, ये फॉर्मूला बन जाता है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन भी एक तरह का आपका आवेश है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहेंगे? करंट कहेंगे, करंट। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, पदार्थ के कौन से गुण के कारण वह विद्युत के प्रवाह का विरोध करता है?
पदार्थ के कौन से किस गुण के कारण उसमें से किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाहित होने में बाधा उत्पन्न होती है। जो बाधा उत्पन्न होती है वो किस क्वालिटी के कारण होती है, सॉरी बच्चों लग रहा था ठीक आएगी लेकिन नहीं आई। चलिए तो बताइए ये कौन सा गुण होता है। देखो भाई मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, मैं आपको डिफिनीशन लिख दे रहा हूं। देखो प्रतिरोध का डिफिनीशन क्या होता है। प्रतिरोध का डिफिनीशन ये होता है कि द नेचर ऑफ अपोजिंग द करेंट इन कंडक्टर, ये चलो हिंदी में मैं लिख देता हूं कि धारा प्रवाह के विरोध करने का गुण प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है। द नेचर ऑफ अपोजिंग द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, रेजिस्टेंस। धारा के प्रवाह के विरोध को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। ये मैं आपको एप्लीकेशन पे भी काफी अच्छे से पढ़ाया हूँ। यदि कोई एप्लीकेशन वाला बच्चा होगा तो वो इस बात को आसानी से समझ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा बहुत अच्छा कंडक्टर है। बहुत अच्छा कंडक्टर इसमें से कौन सा है। देखो मैं आपको बताया था कि सबसे अच्छा कंडक्टर क्या होता है भाई, सबसे अच्छा कंडक्टर सिल्वर होता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपका गोल्ड होता है, इसके बाद आपका गोल्ड होता है, इसके बाद आपका कॉपर होता है, इसके बाद क्या होता है भाई, कॉपर होता है। कॉपर के बाद तब फिर आपका आता है एल्यूमिनियम। अब मैच करा लो, इतने में ही आपका मैच कर जाएगा, इतने में ही आपका मैच कर जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऊपर से क्रम क्या है, देखो सबसे बढ़िया कंडक्टर माना जाता है सिल्वर को। सिल्वर मतलब कि चांदी, सिल्वर मतलब चांदी, चांदी को सबसे बढ़िया कंडक्टर माना जाता है। या ये कहिए कि जब भी क्वेश्चन पूछता है कि सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा है तो वहां पे चांदी ही आपका ऑप्शन सही होता है। और चांदी के बाद फिर सोना, तब फिर आपका कॉपर आता है। तो यहाँ पे कॉपर मिल गया हमको, तो यही सबसे अच्छा कंडक्टर बन जाएगा इन सभी की तुलना में। आगे अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा खनिज इंसुलेटर है। इसमें से कौन सा खनिज है जो इंसुलेटर है, बताइए। इसमें से कौन सा खनिज इंसुलेटर है, बताइए। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच इज मिनरल इंसुलेटर। मिनरल इंसुलेटर मतलब कि खनिज इंसुलेटर की बात कर रहा है। खनिज इंसुलेटर कौन सा है, क्वेश्चन ये नहीं पूछा है कौन सा खनिज इंसुलेटर है। देखो यहीं पे क्वेश्चन पढ़ने में केवल डिफरेंस है। इंग्लिश वाला पढ़ेंगे तो ये तुरंत कंफर्म हो जाएगा कि क्या क्वेश्चन पूछना चाहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि मिनरल्स इंसुलेटर कौन है। ये जितना भी दिया हुआ है ये सारे के सारे तो इंसुलेटर ही है, ये सभी क्या है, ये सभी आपके इंसुलेटर ही है। लेकिन इसने पूछा है कि खनिज इंसुलेटर कौन सा है इसमें से, तो इसमें से खनिज इंसुलेटर आपका माइका है। खनिज इंसुलेटर माइका मतलब कि माइका ऐसा एक इंसुलेटर है जो कि खनिज में पाया जाता है, या फिर ये कहेगी खदानों में माइका पाया जाता है। अब बाकी जो है ये कहीं ना कहीं प्यूरिफाई करके इसको भी बनाया जाता है, इसको भी प्यूरिफाई करके या इसको मिक्स करके ही बनाया जाता है। ये जो बाकी सब है, क्वार्ट हो गया, ग्लास हो गया, पोर्सिलिन हो गया, ये सब प्यूरिफाई है या फिर ये कहिए कि मिक्स है, किसी न किसी दूसरे एलिमेंट के साथ इसको मिक्स करके तब बनाया गया। लेकिन माइका एकदम प्योर मिल जाता है माइका खनिजों में, इसलिए इसको कहा जाता है खनिज इंसुलेटर। ये खनिज में पाए जाते हैं इंसुलेटर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, यदि 3 ओम, 9 ओम और 5 ओम के 3 प्रतिरोध सीरीज में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध क्या होगा। भाई इसका हिंदी अजीब तरीके का लिख रहा है।
कुल मिलाकर चलो क्वेश्चन यही है कि 3 ओम 9 ओम और 5 ओम के 3 रेजिस्टेंस हैं। इन तीनों रेजिस्टेंस को आपको पैरेलल में जोड़ना है। पैरेलल में जोड़ने पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या तुल्य प्रतिरोध कितना होगा ये चीज आपको बतानी है। तुल्य प्रतिरोध कितना होगा बताइए। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप सबसे पहले तो ये करो कि सीरीज और पैरेलल का फार्मूला बता दो। कोई एक लोग सीरीज और पैरेलल का फार्मूला बताओ। देखो यदि श्रेणी क्रम हो तो श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है। श्रेणी क्रम के लिए फार्मूला होता है आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 Rn तक होता है। ठीक है। और समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है भाई। समांतर क्रम में आप जानते हो कि 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 Rn तक 1/Rn तक। ठीक है। अब यहाँ पे किसकी बात किया है, यहाँ पे बात किया है सीरीज की, पैरेलल की नहीं, यहाँ पे सीरीज की बात किया है। मैं इससे पहले पैरेलल बोला हूं, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे सीरीज की बात किया है ना कि पैरेलल की बात किया। तो देखो सीरीज की बात किया तो सीरीज का फार्मूला कौन सा है। सीरीज का फार्मूला ये है आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R1 के वैल्यू कितना दे रखा है यार, यहाँ पे लिख लो। R1 दे रखा है आपको, R1 दे रखा है 3, R2 दे रखा है 9 और R3 दे रखा है 5। अब यहाँ पे हो सकता है कुछ लोग ये भी नहीं समझ पा रहे होंगे, इतना भी नहीं समझ पा रहे होंगे सर इसमें R1 R2 कौन सा है। तो लो ये है आपका R1, ये है R2 और ये है R3। ठीक है। ये क्रम बदल भी सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो वैल्यू पुट कर दो। 3 प्लस 5 प्लस 8, 3 प्लस 5 प्लस 9, 3 प्लस 5 प्लस 9, तो ये ऐड कर दो कितना हो जाएगा 5 3 8 8 9 17 ओम। यहां से आपका आंसर बना 17 ओम। 17 ओम यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहीं पे यदि आप एक बात और नोट करना चाहो, यहाँ पे सीरीज क्रम की बात किया है ना, तो मैं आपसे पूछूं कि भाई ये बताओ सीरीज क्रम में क्या समान होता है। तो लिख लीजिए यहीं पे एक बात और नोट कर लीजिए कि सीरीज क्रम में धारा समान होती है। धारा समान होती है। ठीक है। और यदि पैरेलल समांतर क्रम की बात करें, पैरेलल क्रम की बात करें, तो इसमें आपका वोल्टेज समान होता है। इसमें वोल्टेज समान होता है। ठीक, यहां तक तो क्लियर है, यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।